नमस्कार दोस्तों, ये देखिए कितना प्यारा एरियल बल्ब है। एरियल बल्ब कितने सारे लगे हुए हैं मेरे इस प्लांट पे। तो दोस्तों, ये मेरा प्लांट एयर पोटैटो का प्लांट है और आज मेरी शेयरिंग इसी एयर पोटैटो प्लांट के ऊपर है। इसमें ये जो एरियल बल्ब होते हैं, इसी की वजह से इसका नाम एयर पोटैटो है। इसका बॉटेनिकल नेम है डायोस्कोरिया बल्बीफेरा और इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी शेयर की थी और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों, इसके कॉमन नेम एयर पोटैटो मैंने आपको बता ही दिया है। इसको यम भी कहते हैं, एयर यम, बिटर यम, चिकी यम, कई टाइप के इसके नाम है, पोटैटो यम, एरियल यम। और जो लोकल भाषा में इसे मेरे यहाँ तो तैड़ू या गीठी कहते हैं, कड़ूकंद भी कहते हैं क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा सा होता है। और दोस्तों, ये पेरेनियल वाइन है, यानी ये एक बार अगर आपके गार्डन में उग गई, वैसे तो ये वाइल्ड वाइन है, जंगलों में बहुत उगती है, लेकिन अगर ये आपके गार्डन में एक बार उग गया तो आप शर्त मान लीजिए कि ये कभी जाने वाला प्लांट नहीं है। इसमें चौड़ी चौड़ी अल्टरनेट लीव्स होती हैं और जो लीव्स के कॉर्नर होते हैं, पत्ती और स्टेम जहाँ से लीफ स्टेम के साथ जुड़ी रहती है, उस कॉर्नर से कई सारे बल्बिस पूरे प्लांट में एरियल बल्बिस निकलते हैं, यानी हवा में पूरे प्लांट पर बल्बिस बने रहते हैं और इनमें फूड स्टोर रहता है दोस्तों। और ठीक इसी तरीके से इसकी जड़ के अंदर, ज़मीन के अंदर इसकी जड़ पर भी बहुत बड़े बड़े ट्यूबर बनते हैं और इनमें भी फूड स्टोरेज होता है। तो दोस्तों, ये एक तरीके से वाइल्ड ट्यूबर प्लांट है। और दोस्तों, वाइल्ड ट्यूबर प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जिसमें विशेष रूप से स्टोरेज ऑर्गन होता है, जैसे कि मैं ये बल्बिस दिखा रही हूँ, एरियल बल्बिस, या फिर इसी तरीके के बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो ज़मीन के अंदर इसकी रूट में बनते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर जिन भी प्लांट में होते हैं उनको वाइल्ड ट्यूबर प्लांट कहते हैं, लेकिन सभी एडिबल नहीं होते हैं दोस्तों। ये खाने वाला एडिबल प्लांट है जिसे खाया जा सकता है और इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिनमें से कुछ ही एडिबल होती हैं, बाकी टॉक्सिक होती हैं। और जो ये वीडियो में दिख रहा है ये एडिबल वैरायटी का ही प्लांट है और ये है गीठी। और दोस्तों, बरसात में ये प्लांट ट्यूबर से या बल्बिस से या इसके सीड भी बनते हैं, तो उसके सीड बिखर जाने से अपने आप ही जंगलों में उग आते हैं और इनमें बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी ये ग्रोथ पकड़ते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये करीब 60 से 70 फीट तक लंबी बेल के रूप में फैल जाते हैं और जिस प्लांट के इर्द गिर्द ये उगाते हैं उस प्लांट को लिपट करके पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और ये भी माना जाता है कि इसकी ग्रोथ इतनी रैपिड होती है कि एक दिन में कम से कम ये 10 इंच तक बढ़ जाते हैं, यानी इतनी तेज़ इनकी ग्रोथ होती है। और पूरे बरसात में ये अपने ग्रोथ के सबाब पर होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ आते ही प्लांट अपने आप ही मर जाता है। और जो एरियल बल्बिस होते हैं, आप देख रहे हैं मेरे इस प्लांट पर भी कि हर लीव के कॉर्नर पर एरियल बल्बिस लगे हैं और ये सारे एरियल बल्बिस प्लांट के मरते ही ज़मीन में बिखर जाते हैं और ज़मीन में बिखर करके नेक्स्ट सीजन में जैसे ही बसंत ऋतु आती है, सूटेबल माहौल में ये सारे बल्बिस ज़मीन में फिर से जो है जड़ पकड़ करके नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से अगर किसी एरिया में इसका एक प्लांट उगाए तो उससे अगले सीजन तक उस एरिया में इनॉर्मस प्लांट तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये जहाँ पर एक बार उग जाता है वहाँ पर पूरी ज़मीन को घेर लेता है। और प्लांट के मर जाने के बाद दोस्तों, गांव में मुझे याद है, गांव में तो काफ़ी बड़े बड़े बैग्स लेकर के गांव वाले जाते हैं और मरे हुए प्लांट, मतलब सूखे हुए प्लांट की जड़ ढूंढते हैं और जड़ के आसपास खुदाई करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने बड़े बड़े रॉक स्टोन जैसे ट्यूबर निकाल करके लाते हैं, मतलब एक एक ट्यूबर कई कई किलो का और कई गुना बड़ा साइज का होता है और कई कई दिनों तक उसकी सब्ज़ी बनती है। और इस वाइन में सफ़ेद रंग के फूल भी लगते हैं और वैसे तो इन फूल को रेयर माना जाता है, लेकिन दोस्तों मेरे ये प्लांट तो पिछले साल मेरे पास पिछले 2-3 साल से है और हर साल इसमें ब्लूमिंग होती है और ब्लूमिंग के बाद इसमें प्रॉपर सीड भी बनते हैं
और लास्ट ईयर तो मैंने सीड मैच्योर सीड का शॉर्ट भी शेयर किया था। कोशिश करूँगी कि उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँ। लेकिन इस बार क्योंकि मैंने ये प्लांट मेरे लेमन प्लांट के साथ लगाया हुआ था, और ये सामने जो दिख रहे हैं बल्बिस के साथ, ये इसके सीड हैं पीछे ग्रीन ग्रीन कलर के, लेकिन इस बार ये रेडी नहीं हो पाए। वही बता रही हूँ कि लेमन प्लांट के साथ ये प्लांट लगा हुआ था और उसमें वो अंडर वाटरिंग हो गई, और अंडर वाटरिंग की वजह से लेमन प्लांट भी सूखने लग गया था। और सबसे ज़्यादा असर इसी बेल को पड़ा, क्योंकि ये बहुत लंबी बेल है, ये मेरी पूरी छत पे फैली हुई है, और सबसे पहले इसी प्लांट को असर हुआ और ये प्लांट सूख गया। और जिसके कारण इसके बल्बिस भी आप देख सकते हैं जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ इस बार, बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं। और ये इसके सीडलिंग्स हैं, लेकिन ये सीड भी मैच्योर नहीं हो पाए क्योंकि पहले ही प्लांट सूख गया, तो ये भी सूखने लग गए हैं। अदरवाइज मैच्योर सीडलिंग बीज से फट जाता है और हर एक सीड से 3 सीड गिरते हैं, और वो सीड जहाँ जहाँ बिखरते हैं उससे भी नए सैपलिंग बन जाते हैं, नए प्लांट्स बन जाते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो रूट के अंदर जो ट्यूबर होता है उससे भी नया प्लांट बनता है। और ये जो सीडलिंग है ग्रीन ग्रीन, अगर ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये हर एक सीड पे 3-3 सीड हैं, और ये भी जहाँ गिर जाते हैं वहाँ भी प्लांट बन जाते हैं, और जो बल्बिस हैं उनसे भी बन जाते हैं। तो ये 3 तरीके से प्रोपोगेट होता है, तो ये हर बार इनॉर्मस ग्रोथ दिखाता है। और विंटर आने के बाद जब प्लांट सूख जाता है, मैं बता रही थी, तो गांव वाले इसके बेल की जड़ को ढूंढते हैं, और बस जड़ की जैसे ही जड़ मिल जाए खुदाई करके बहुत बड़े बड़े निकाल के लाते हैं। और दोस्तों इसका जो यूज़ है सब्जी बनाकर, तो इसको खाते ही खाते हैं। इसको रोस्ट करके खाने से, रोस्ट करके सेंधा नमक के साथ खाने में खांसी, कोल्ड, कफ और कई सारी डिजीज़ में बहुत आराम देता है, तुरंत क्विक आराम देता है। और आलू के गुटके की तरह इसकी सूखी सब्जी भी बनती है, और इसको उबाल करके इसकी गीली सब्जी भी बनाते हैं। और इसको किसी भी तरीके से खाएं, चाहे आप इसे रोस्ट करके खाएं, चाहे आप सब्जी के फॉर्म में खाएं, तो ये हेल्थ की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और पुराने टाइप के जो मैं ये सीड निकाल करके दिखा रही हूँ दोस्तों, लेकिन ये चूँकि डेवलप नहीं हो पाए इसलिए अलग अलग नहीं हो पा रहे, अदरवाइज़ इसके हर एक सीड में से 3-3 सीड निकलते हैं। तो पुराने टाइम में वैद्य इसे डायरिया, डिसेंट्री, कंजक्टिवाइटिस आदि बीमारियों के इलाज में भी प्रयोग करते थे। ट्यूमर और घाव के उपचार में भी ये बहुत काम आता है। और दोस्तों ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, साथ साथ इसमें प्रोटीन, फैट और क्रूड फाइबर और फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। और इसमें सोडियम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, सेपोनिन और ऑक्सलेट भी इसमें पाया जाता है। तो इस वजह से ये हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्लांटेशन की, तो मैंने कोई स्पेशल इसके लिए तैयारी नहीं की। मुझे एक इसका बल्ब मिल गया था, जंगली बल्ब, और मैंने वो ला करके अपने लेमन प्लांट वाले पॉट में ही डाल दिया था, और उसमें तब से ही ये हर साल हो जाता है। पिछले साल मैंने इसकी जड़ों की खुदाई करके हार्वेस्टिंग कर ली थी, लेकिन एक आधा कोई ट्यूबर अंदर छूट गया होगा, तो फिर से इसमें नया प्लांट उग के आ गया था, और इस तरीके से ये हर साल उगता रहता है। और अगर कभी सारे बल्ब हम निकाल भी, सारे ट्यूबर्स हम निकाल भी देते हैं, तो पापा जी एक आधा कोई ट्यूबर फिर से वापस मिट्टी में दबा देते हैं, तो अपना फेवरेबल टाइम पर ट्यूबर से नया सैपलिंग बन जाता है, और हर बार फिर अपने प्रॉपर एडिक्वेट सीजन में ये इनॉर्मस ग्रोथ करके और प्लांट बना करके और फिर से नए ट्यूबर्स और बल्बिस देता है। तो और इसकी जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो अलग से मैं इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ ये हैवी फीडर है, क्योंकि ये अपने स्टेम पर भी और अपनी रूट में भी फूड स्टोरेज करके बल्ब और ट्यूबर बनाता है, तो उसके लिए इसे काफ़ी बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। हालांकि जंगलों में तो इसे फर्टिलाइज़र जो बड़े पेड़ों की पत्तियां ज़मीन पर गिरी रहती हैं उनके सड़ने से जो खाद बनती है उससे मिल जाता है, लेकिन ये जिस पॉट में ये लगा हुआ है उसमें मैं लेमन प्लांट को अच्छी खाद बोन मील और नीम खल देती रहती हूँ, और कभी कभी सरसों खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ, तो उससे इसकी फर्टिलाइज़र की पूर्ति होती रहती है टाइम टू टाइम।
तो ये ही मेरी इसकी केयर है। अदरवाइज़ इसके अलावा इस प्लांट की तरफ मैं ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देती हूँ। बल्ब को मिट्टी में दबा करके मैं इसे भूल जाती हूँ और ये अपने एडिक्वेट समय पर अपने आप ही ग्रोथ करता है और इस तरीके से ये ट्यूबर और बल्बिस देता है। तो प्लांट ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है, लेकिन हाँ ये हैवी फीडर तो है ही, क्योंकि इसे फूड स्टोरेज करता है। तो फूड ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें ग्रोथ भी इनॉर्मस होती है, तो इसलिए ज़्यादा इनॉर्मस ग्रोथ के लिए भी और ज़्यादा फूड स्टोरेज के लिए भी इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो मैंने बताया कि जंगलों पे तो ये जो सड़ी हुई लीव्स की खाद होती है उससे अपनी पूर्ति कर लेता है, लेकिन मेरे पॉट में जो लेमन प्लांट को मैं खाद देती हूँ उसी खाद से इसकी पूर्ति हो जाती है फर्टिलाइज़र की। तो केयर के नाम पे तो यही इसकी केयर है। और ये आप इसकी जड़ देख सकते हैं, इस बार ये प्लांट सूख गया था अंडर वाटरिंग की वजह से। तो इस समय ये मैं सूखी जड़ इसकी दिखा रही हूँ। ये टाइम से पहले सूख गया, अगर ये अपने निर्धारित टाइम पे सूखता तो फिर ये दिक्कत नहीं आती कि इसके बल्बिस और छोटे छोटे रह गए और इसके सीड भी मैच्योर नहीं हो पाए। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसके जड़ों पे ट्यूबर भी बहुत बड़े बड़े नहीं बने होंगे, क्योंकि ये पहले ही टाइम वक्त से पहले सूख गई। बताती हूँ कि कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों गीठी थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसको काट करके राख के साथ बॉईल करते हैं। कहते हैं कि इससे इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है, हट जाता है, और राख के जो औषधीय गुण होते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं। और उसके बाद इसके छिलके निकाल करके जख्या के तड़के के साथ इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है और खाई जाती है। और ये सब्ज़ी सांस, मधुमेह और अपच के मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और बुखार में और खांसी जुकाम में तो इसे पुराने टाइम में लकड़ी के चूल्हे में आग के नीचे राख में दबा देते थे, तो उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से भुन जाता था। और तब भुने हुए ट्यूबर को या बल्बिस को सेंधा नमक के साथ लगा करके सेंधा नमक लगा करके तब खाया जाता था। तो इससे जो है खांसी जुकाम बुखार में बहुत राहत मिलती थी। तो इसमें एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और समर्थन मुझे लगातार मिल रहा है और उम्मीद करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।